नमस्कार, न्यूज़ आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस खास मुलाकात में हम आपसे रूबरू कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो वास्तव में एक मुकाम रखती है। आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के दिन कानून व्यवस्था को संचालित करने में जिन्हें महारत हासिल है, जिनका नाम है शैलेंद्र सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त हैं अपराध शाखा भोपाल से, हमारे साथ स्टूडियो में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपसे अपराध और अपराधियों के बारे में चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि साइबर अपराध से किस तरह से बचा जाए और साइबर अपराधी को पुलिस किस तरह से ट्रैक करती है, साइबर अपराधी जो हैं वो किस तरह से अपराध को अंजाम देते हैं। आज इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। इससे हमारे दर्शकों को भी काफ़ी लाभ होगा साइबर अपराधियों से बचने में। तो सबसे पहले शुरुआत हम आपसे करेंगे। आज गणतंत्र दिवस है और सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे दर्शक भी हैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर साइबर अपराध से, साइबर अपराधियों से कैसे बचें, इसके बारे में आज हम जानेंगे शैलेंद्र सिंह चौहान जी से। सर, सवाल ये है कि अपराध और अपराधी जब नाम आता है तो एक आम जनमानस में एक सवाल उठता है कि हमारा जरूर कुछ न कुछ नुकसान होगा और इस नुकसान के भय से लोग पुलिस की तरफ देखते हैं और जब अपराधी अपराध कर देता है और व्यक्ति पीड़ित हो जाता है वो पुलिस के पास पहुंचता है। तो एज ए पुलिस अधिकारी क्या सोचते हैं आप उसके बारे में, कैसे ट्रीट करते हैं आप लोग, हम आपसे यही जानना चाहते हैं। नमस्कार। सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर न्यूज आवर्स और मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां तक आपने मेरे से सवाल पूछा है कि जब कोई घटना होती है, अपराध होता है, तो आम जनता हमारी ओर किस उम्मीद से देखती है और हम किस तरह उनको उनसे कैसे रूबरू होते हैं, कैसे उनके जो दुख है उसको, उनके समस्या को, उनको कैसे हैंडल करते हैं। तो मैं आपको साफ बता दूंगा, जो हम लोगों की ट्रेनिंग होती है, बल्कि पूरी पुलिस विभाग की ट्रेनिंग होती है, तो एक शब्द आता है एम्पैथी। मतलब हम सामने वाले की तकलीफ को स्वयं की तकलीफ महसूस करते हुए उस काम को करते हैं। ये हमें ओवरऑल सिखाया जाता है और इसी के भावना के तहत मध्य प्रदेश पुलिस सब जगह काम करती है। जब हमारे सामने अपराध की शिकायत है तो अपराध दो तरह के होते हैं। एक तो वो अपराध होता है जिसमें कि आपके शरीर को नुकसान हुआ होता है, दूसरा अपराध वो होता है जिसमें कि आपका फाइनेंस का या आपके साथ वित्तीय या साइबर फ्रॉड हुआ होता है। तो हर बार आपके सामने आरोपी अपराधी सामने नहीं होता है कि वो पीड़ित को सामने से नुकसान पहुंचाए। कई बार वो उसके पीछे से या दूर कहीं रिमोट एरिया से या बहुत किलोमीटरों दूर से वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो वही हमारा सबसे पहले लक्ष्य होता है कि अगर जो व्यक्ति उसको भौतिक रूप से नुकसान या शारीरिक रूप से जब नुकसान पहुंचाता है तो हमारे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी पे होता है। और उसके अलावा जो वित्तीय नुकसान वाला वो हम उसके बाद की प्राथमिकता। तो तीसरा, कभी जो लोग सोशल मीडिया पे, चूँकि आजकल सोशल मीडिया या इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बेसहारों के लिए बड़ा कम्युनिकेशन का बड़ा साधारण प्लेटफॉर्म बन गया है। इसके अलावा एजुकेशन के मामले में भी इंटरनेट की मदद बहुत ली जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे कहना चाहिए कि व्यावसायिक सरोकार, हमारे सामाजिक सरोकार या व्यक्तिगत सरोकार या उनकी वजह से ज़रूरतों के कारण हमको इंटरनेट से जुड़ा रहना पड़ता है, सोशल मीडिया से जुड़ा रहना पड़ता है। तो उस कारण कई बार हमें देखना है कि हमारे कई बार मान सम्मान और निजी जीवन की कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम साझा करते हैं, हो जाती हैं, या कई बार लोगों के द्वारा गलत इंटेंशन से, गलत नीयत से, बदनीयती से या ब्लैकमेलिंग खातर सोशल मीडिया में कई तरह के आपके साथ दुष्प्रचार या आपके साथ आपके अपमानजनक चीज़ें फैलाई जाती है। तो एक तीसरे तरह का अपराध जिससे हम रूबरू होते हैं और उनको सब वो हम तसल्ली से पहले सुनते हैं। जी, जैसे कि अभी हमने आपसे पूछा कि कोई
पीड़ित व्यक्ति अगर पुलिस के पास जाता है तो आप जो पुलिस है वो किस तरह से उनके अंदर क्या भाव उत्पन्न होता है और क्या व्यवहार करते हैं, आपने पीड़ित के बारे में किस तरह से वो पीड़ित होता है सारी व्याख्याएं कर दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पीड़ित है वो फेक पीड़ित होता है, तो फेक पीड़ित और जो सही पीड़ित है उसमें अंतर कैसे कर पाते हैं आप लोग? दो चीज़ें हैं। देखिए, कोई कानून कुछ जो हमारे मूलभूत सिद्धांतों पे चलता है। पहला इस सिद्धांत की कि भले ही एक बार गुनाहगार बच जाए पर कोई निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, और दूसरा जो पीड़ित आता है तो हम उसे मान के चलते हैं वो पीड़ित ही है। अधिकांश मामलों में जिसमें कि लूट के केसेज होते हैं उसमें कई बार ऐसा जो आपने कहा कि झूठ रिपोर्ट इस तरह की होती हैं, और कई बार आपसी दुश्मनी में भी या बदला निकालने की नीयत से ऐसी रिपोर्ट्स होती है, परंतु वो तभी हम सही या उनकी पड़ताल कर पाते हैं या उसकी सच्चाई की तह तक पहुंच पाते हैं जब तक कि हम उसको अच्छे से सुने ना। अगर हमने उसको अच्छे से नहीं सुना या उसको एंटरटेन नहीं किया या हमने चीज़ों को बारीकी से पड़ताल नहीं की तो वो हम लोग उस तह तक नहीं पहुंच पाते। देखिए, जिस तरह हमारा समाज है, समाज में सब तरह के लोग रहते हैं, 2-5 ये सब बहुत परसेंटेज बहुत कम, मुझे लगता है 100 में से 1 रिपोर्ट ऐसी आती है जिसमें कि झूठ रिपोर्ट होती है। तो मुझे लगता है कि 1% का एरर जो हम ये मान के चले कि जो पीड़ित है वो गलत होता है, हम उसको सही मान के चलते हैं। और ये बात सही कि जब हम उसकी मौके पर पड़ताल करते हैं, सामने वाले व्यक्ति से जब हमारा तारुफ होता है, उससे बातचीत होती, चर्चा होती, तब वो बहुत चीज़ें निकल के आती, तो ये सच्चाई मालूम पड़ेगी। पर हम पहले तो उसको पीड़ित ही मान के चलते हैं। ये बात और है कि बाद में जब खुलासा होने पर वो झूठा साबित होता है। जी। अब सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि आज कल जैसा कि आप ने बताया भी कि सोशल मीडिया और इंटरनेट और जैसा कि आर्थिक रूप से नुकसान जो साइबर अपराधी पहुंचाते हैं उनकी खोजबीन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभी वो सामने नहीं होते, उनकी तस्वीर साफ नहीं होती और पीड़ित के लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। इसका इन्वेस्टिगेशन आप लोग किस तरह से करते हैं और इसमें क्या क्या कठिनाइयां सामने आ जाती हैं? देखिए, मैं आपको बात करूँ, हम सीधे बात करें तो ये सीधा जो फाइनेंशियल या साइबर फ्रॉड जिसकी बात कर रहे हैं, इसमें फाइनेंशियल फ्रॉड बड़ा ही कहना चाहिए आज बड़ा विकराल रूप लिए हुए है, क्योंकि हर व्यक्ति जिसके पास की टेलीफोन मोबाइल है, जिस व्यक्ति का अकाउंट बैंक में है, जो व्यक्ति सोशल मीडिया पे है, उसको ये बहुत खतरा है कि कहीं ना कहीं उसकी जानकारियाँ, उसकी जो तथ्य हैं, जो क्रेडेंशियल्स हैं, वो साझा होकर फ्रॉडस्टर्स जो कहना चाहिए साइबर अपराधी, उनका फ़ायदा उठाकर उनको नुकसान पहुंच सकते हैं। ऐसा होता है अमूमन। ये सबसे ज़्यादा उनके साथ हो जो बैंक के कस्टमर्स हैं। आप मानिए कि अगर आपका खाता बैंक में है, पैसा बैंक में है, तो आप पे खतरा बना हुआ है कि आपके साथ धोखा हो। दिक्कत तब होती है जब शुक्रवार को यदि किसी व्यक्ति के पीड़ित व्यक्ति का खाता बैंक से निकल जाता है और वो फिर बैंक उसकी मदद नहीं हो पाती और सोमवार को जानकारी मिलती है, तो ये बहुत कठिनाई वाला मसला हो जाता है कि अगर आपको 2 दिन बाद जानकारी मिले तो यदि अपराधी, अगर उदाहरण लीजिए कि झारखंड में अपराधी ने बैठ के अपराध किया है, राजस्थान का उसका जो नंबर है मोबाइल का है, चेन्नई में उसके खाते हैं और महाराष्ट्र या गुजरात में उसने पैसे विड्रॉ कर लिए, तो उनका 2 दिन बाद जानकारियां मिलेंगी तो आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो हमें बड़ी समस्या थी, क्योंकि हम आरोपी तो पकड़ लेते हैं, आरोपी को जेल भी पहुंचा देते हैं, उसमें केस भी कायम होता है, पर जो बैंक का कस्टमर है, जो पीड़ित है, ना तो उसको रिफंड मिलता है और ना ही उसके पैसे फ्रीज टाइमली हो पाते हैं, तो उसके साथ एक तरह से न्याय नहीं हो पाता। आरोपी को सजा तो मिल गई, लेकिन उस व्यक्ति का जो पैसा या फाइनेंशियल नुकसान हुआ उसका क्या, उसको कहीं रेमेडी नहीं मिलती। तो ये बड़ा तकलीफ का और बड़ा दुखदायी विषय रहता है पुलिस के लिए भी और पीड़ित के लिए भी। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो इस तरह के अपराध करते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड, एक ऐसे भी मैसेज आते हैं कि फ़ोन आया और उसके बाद कोई संपर्क का जाना पहचाना आवाज़ में बात कर लिया, विश्वास हो गया व्यक्ति को। ये हमारे साथ भी एक तरह से गुजरा है। एक बार जब हम घर गए थे तो वहाँ ये हुआ कि उसने बात की कि आपके खाते में मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ और आप जो है फला को ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। इस तरह की बातें आई, हमारा दिमाग थोड़ा सा क्लिक हुआ वहाँ पे, लेकिन
हमने कहा ठीक है आप भेजिए, पैसा उसने भेजा और मैसेज भी आया, बैंक से मैसेज आया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैसेज जैसे खाते में पैसे आते हैं उस तरह से बैंक के द्वारा ही वो मैसेज आया, और जब हमने बैलेंस चेक किया तो ऐसा कुछ भी पैसे हमारे बैंक में ट्रांसफ़र नहीं हुए थे। फिर फ़ोन आया, बातचीत हुई, उसके बाद से वो नंबर बंद था। तो अगर थोड़ी भी सावधानी अगर जो हम वहाँ नहीं रखते तो हमारे कुछ पैसे जरूर दूसरे के अकाउंट में चले जाते। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये साइबर फ्रॉड करने वाले बैंक से मैसेज करते हैं, उसके जो लोगो है वो लगाया हुआ हो, जैसे सेम की जैसे बैंक से ही मैसेज आता है पैसे कटने पे या पैसे अगर जो वहाँ डाले जाते हैं बैंक में, तो इस तरह से कैसे हो पाता है? देखिए, मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हम बहुत सारी साइबर फ्रॉड्स के बारे में बता तो रहे हैं, पर सबसे पहले हम बचने का उपाय पहले बता दें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। बीच बीच में हम ये बात करते रहें। आपने ट्रैफिक के 3 सिग्नल्स देखे होंगे, हरा, पीला और लाल। हरा कहता रुकिए, पीला कहता देखिए, और उसके बाद ग्रीन कहता है, हरा कहता है, लाल कहता रुकिए, पीला कहता देखिए, और ग्रीन कहता जाइए। ये सिद्धांत हमारे किसी भी तरह के टेलीफोन कॉल जो कि पैसा लेन देन अनजान कॉल है उससे संबंधित है। आपको अनजान कॉल आता है, अनजान मैसेज आता है, तो आपको पहले लाल सिग्नल की तरह रुकना है, पीले की तरह उसको देखना है। और जब आपका दिमाग तसल्ली करे, देखिए इंसान का जो मस्तिष्क है, उसका जो मन है, उससे बड़ा ज्ञानी, उससे बड़ा सिक्स सेंस किसी के पास नहीं हो सकता। अगर आप कोई भी चीज़ जैसे आपने एक बार चेक किया कि मैसेज आया, देखिए आजकल बड़े सॉफ्टवेयर बन गए हैं जिसमें कि आप चाहें तो 50 साल पुराने अखबार की कटिंग दे सकते हैं वो सॉफ्टवेयर में डाल के खबर। ऐसे ही सॉफ्टवेयर हर चीज़ के बन गए हैं जिसमें कि आप अपना फोटो पुराना दिखा सकते हैं, अपना स्केच बना सकते हैं। इसी तरह के मैसेजिंग सिस्टम में आए, व्हाट्सएप पे भी आप स्क्रीनशॉट नकली बना सकते हैं। तो ये बहुत आसान है। एआई के जरिए आपकी, जैसे आप समाचार में इसमें लाइन में हैं, आप इस विधा में हैं, तो आपकी आवाज़ पूरी उनके पास कैप्चर है, तो वो आवाज़ के आपको रिकॉर्डिंग करके आवाज़ को कट करके वो उतना सेंटेंस बना लेंगे जिससे कि आपके किसी रिश्तेदार से पैसा मांगा जा सके। आपका वीडियो मौजूद है, वीडियो से आपका फेस रिकॉग्निशन बना लेंगे और उसमें वो जो बातें हैं जो कि पैसा मांगने के लिए आपको वीडियो कॉल कर देंगे, और वीडियो कॉल में आप वीडियो कॉल कर रहे होंगे ऐसा शो होगा। लेकिन जब तक कि आपको अगर वीडियो कॉल आ रहा है या आपको कोई ऑडियो कॉल आ रहा है, आपको टेलीफोन कॉल आ रहा है, तो आप जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे भैया आपने कॉल किया मैं डायरेक्ट फ़ोन पे बात करता हूँ, या आपने भैया ने फ़ोन किया तो भाभी को फ़ोन लगा लिए कि आपने ज़िंदगी में कभी तो पैसे मांगे नहीं, आप रोज़ तो पैसे मांगते नहीं, आपको कोई ज़रूरत पड़ रही है, आप हमें एक फ़ोटो भेजते हैं, लाइव फ़ोटो। आप जरा सा भी मैंने कहा ट्रैफिक के सिग्नल की तरह, आप ट्रैफिक के सिग्नल की तरह वो तीनों सिग्नल का जो कॉल आता है रुकें, देखें और जाएं, वो चीज़ इस्तेमाल करें, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं। अब एआई की टेक्निक की मदद से नए 2 अपराध आए हैं जिसमें कि आपकी वॉइस क्लोनिंग करके उसमें डिमांड की जा रही है, और आपका वीडियो की जो बना के हुबहू आप जैसे आप लग रहा है तो आप ही वीडियो कॉल कर रहे हैं। इसके अलावा भी नए नए, देखिए जैसे तकनीकी का विकास होता है, टेलीफोन से पेजर आया, मोबाइल आया, वैसे ही तकनीकी विकास हो रहा है, स्कूटर, कार आई, फिर एरोप्लेन आए। तो ऐसे अपराधी भी तकनीकों का विकास करते हैं। जब पुरानी तकनीकें लोग समझने लगते हैं तो नई तकनीक एकदम, अभी मैं आपको एक नई तकनीक का उदाहरण दूं। मेरे पास जो मैं से कहा था कि एक जो मेरा परिचित है, रात को 11:30 बजे फ़ोन आता है कि सर मेरे रिलेटिव है, उन्होंने 3.5 लाख रुपए पैसे दे दिए, ट्रांसफ़र कर दिए उन्होंने रात को। क्योंकि बोले सर उन्होंने ये फ़ोन किया था कि आपके बच्चा रेप केस में फंस गया है, रेप केस में हम उसको कर दिया है अंदर, और आप अगर कुछ चाहते हैं उसकी मदद हो तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, और वो वकील भी लगाएंगे और सब कुछ करेंगे, ये करेंगे। तो उन्होंने बच्चे को कॉल किया तो बच्चे का मोबाइल ही बंद था। बच्चे का मोबाइल कैसे? उन्होंने पहले बच्चे का मोबाइल पे इतने कॉल किए और बच्चे को पुलिस बन के, और उन्होंने वो जो बन के वो बच्चे का मोबाइल बंद करा दिया कि आपके साथ फ्रॉड होने वाला, ये लोग आपको फ़ोन कर रहा है, अपना मोबाइल बंद कर लीजिए। जैसे बच्चे ने मोबाइल बंद किया उन्होंने माँ बाप को फ़ोन लगा दिया और ये बताया कि बच्चा रेप केस में हमारे पास अंडर कस्टडी है, इसलिए उसको हम जेल भेज देंगे, तो आप इतना फंड का इंतजाम कर दीजिए। तो ये इसलिए कि आप पैसा भेज रहे हैं जो आपके बच्चे को रेप केस में फंसा के मोबाइल बंद कर दे, आप उसे पैसे देने के बाद भी कैसे भरोसा कर सकते हैं?
बिल्कुल। आप पूछिए आप कौन से थाने में हैं, हम आके थाने में मिलते हैं, हम वकील भेजते हैं, एक बार तो चेहरा दिखाना पड़ेगा, एक बार तो बात करनी पड़ेगी, बच्चे की आवाज में सुनूंगा। तो आप जरा सा भी अपने कॉन्शियसनेस का, अपनी सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और हड़बड़ाहट में नहीं आएंगे तो आप इस अपराध से बचें। साइबर अपराध का बचन, साइबर अपराध का एक ही तरीका है कि आप उसे बचें ही बस। होने के बाद तो जो फाइनेंशियल नुकसान है वो आपकी भरपाई नहीं हो पाएगी, आरोपी भरी पकड़ लेंगे। जी, साइबर अपराध से तो खैर आपने बचने के जो ये 3 सिग्नल आपने बता दिए, हमारे दर्शकों को बहुत ही लाभ होगा आपके इस 3 सिग्नल से, हमेशा चैतन्य रहेंगे। अब आपके बारे में ये भी सुनने में आया है अखबारों में भी कि नशा तस्करी के खिलाफ भी आप बहुत ज़ोरदार तरीके से अपराधियों को अपने कब्जे में ले लेते हैं और नशा तस्कर आपसे एक तरह से कह सकते हैं कि अंदर ही अंदर कांपते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। कि नशे का जो खेप आती है, पकड़ते हैं आप लोग, तो फिल्मों में तो हम लोग देखते हैं कि मुखबिर ने बता दिया और पुलिस कार्रवाई हुई और नशा जो तस्कर हैं वो पकड़ लिए गए। वास्तविक रियल जिंदगी में क्या होता है? देखिए, जब से कमिश्नरेट भोपाल बना है, कमिश्नर भोपाल और जितने भी भोपाल के अधिकारी, हमारा पुलिस मुख्यालय इस बात को लेकर विशेष चिंतित है कि जहां तक शारीरिक अपराध बहुत कम हुए, संपत्ति संबंधी अपराध भी कम हुए, परंतु जो युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है और नशे की लत के कारण अकारण अपराध हो रहे हैं। हम मानते हैं कि अपराध किसी न किसी दुर्भावना या किसी न किसी इंटेंशन से होता है, लेकिन जब आप नशा करते हैं तो नशे के कारण जो कहना चाहिए जो व्यक्ति नशा करता है वो खुद ही पीड़ित होता है और जब वो उसमें अपराध करता है तो आरोपी हो जाता है। मतलब आप दोनों भूमिका में रहते हैं, आप पीड़ित भी हैं और आप आरोपी भी हैं। तो वो दो तरह से दोहरी मार उसको पड़ती है, परिवार को दोहरी मार पड़ती है कि वो नशा कर रहा है तो पैसे खर्च कर रहा है, शरीर खराब कर रहा है, अपना करियर खराब कर रहा है। इसके अलावा जब वो नशा करके अपराध कर दिया तो फिर कोर्ट कचहरी, अपनी लाइफ उसकी खराब हो गई है, उसका करियर खराब हो गया, तो दो तरह से मार पड़ती है। तो पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए ड्रग्स के मामले में बहुत ही जागरूकताएं के अलावा धर पकड़ करके इनको पकड़ने के लिए बहुत बृहद तरीके से, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्लान बनाया, जिसमें पूरी टीम में मेरी पूरी टीम, क्राइम ब्रांच की पूरी टीम, जिले की पूरी टीम इसमें लगी रहती है। और हमारे जो मुखबिर तंत्र है, हमारा जो टेक्निकल सिस्टम है वो बड़ा काम करता है। पहले हम देखते थे कि फिल्मों में वो दो फटा हुआ नोट लेके जाता है, दूसरा नोट मिलाते हैं और स्मगलर को पकड़ लेते हैं और वो बैरियर तोड़ के भागता है तो पुलिस वाले पीछे जाके और उसको पकड़ लेते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं होता, बट हम प्लानिंग इतने तरीके से, लंबी प्लानिंग के तरीके से, जैसे आपने देखा वाइल्ड फोटोग्राफी होती है, आपने समुद्र के अंदर जो फोटोग्राफी होती है वो वाइल्ड फोटोग्राफी की तरह क्राइम ब्रांच की, पुलिस की टीम काम करती है, तब ये ड्रग्स के तस्कर पकड़ में आते हैं। मतलब महीनों हमको इन पे निगाह रखनी पड़ती है, महीनों हम लोग इनके बारे में, इनके खेप का इंतजार करते हैं, इनके मूवमेंट का इंतजार करते हैं, तब ये पकड़ में आती। तो वो फिल्मों से कई बार ज़्यादा रिस्की काम रहता है। अब ट्रेन में पकड़ना, पटरी पे पकड़ना और पूरे सवारी उतरने के बाद ये पहचानना कि इसी व्यक्ति को, कि अगर आपने तीसरे को टच किया और थोड़ा हल्ला मचा, फिर आपकी सिविल ड्रेस में रहना, कोई वर्दी में, तो वो पहले दूर से देख के बच जाएगा। कई बार हम लोग को साथ में सफ़र करना पड़ता है, 100-200 किलोमीटर के साथ ट्रेन में सवारी बन के सफ़र करते हैं, कई बार इनसे डीलिंग करनी पड़ती है। तो जो फिल्में होती हैं उससे कई बार ज़्यादा रोमांचक, कई बार ज़्यादा जोखिम भरा काम पुलिस का रहता है। पर ये मैं मेरी टीम को और मेरे जो वरिष्ठ अफसरों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस सब में उनका बड़ा सपोर्ट रहा है। और हमारी टीम ने बहुत ही, जो सिपाही से लेके थाना प्रभारी से लेके सारे लोगों ने बहुत ही अदम्य साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कोई भी अभी तक हमारा फेल नहीं हुआ, कोई भी हमारी रेड फेल नहीं हुई, बल्कि हम प्रदेश की बहुत बड़ी चरस की खेप जो 36 किलो की थी उसको हम पिछले हफ्ते पकड़ने में कामयाब हुए हैं, जिसके लगभग 12-12.5 करोड़ जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है उसमें आकी गई है। तो ये हमारे सब सफलता के लिए सारी टीम एकजुटता जिम्मेदार है। जी बिल्कुल, सारी टीम अगर जो जुड़ती है तभी कोई काम सक्सेस हो पाता है। ऐसे भी अब चीज़ें देखी गई हैं कि अपराधी किसी दूसरे राज्य में चला गया, आप मध्य प्रदेश में हैं, अपराधी राजस्थान में है, तो ये टीम जाती है वहाँ पर, ये किस तरह से क्या कम्युनिकेशन होता है?
देखिए, कानून में पूरे भारतवर्ष के लिए है, कानून में कहीं ये प्रावधान नहीं है कि कहीं प्रदेश, जिले की सीमाएं उसमें रोक टोक करती हैं। बल्कि मैं साहब कहूँ कि नेपाल से जो चरस आ रही है, वो नकली करेंसी जो आते हैं वो नेपाल से कई बार आता है। तो ये फिजिकल सीमाएं, जो जोग्राफिकल सीमाएं ना तो अपराधियों के लिए है ना पुलिस के लिए, क्योंकि अपराधी भी ये नहीं देखता जिला बदल गया या प्रदेश बदल गया। उसको अपराध करना होता तो वो ट्रेन में बैठेगा और आंध्र प्रदेश से चलेगा और वो राजस्थान में जाके माल सप्लाई कर देगा। तो सीमाएं हमारे लिए भी नहीं होती, पर स्थानीय परिस्थितियां, स्थानीय उनका जो अपराधियों का वहाँ पे गठबंधन कैसा है, वहाँ पे भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी है। अगर हमने किसी घर में रेड डाली है तो क्या हम आरोपी को लेकर निकल पाएंगे, क्या टीम पे कभी हमला तो नहीं होगा, क्या हम सुरक्षित रहे। क्योंकि देखिए, अगर मैं बात करूँ कि हमको डकैती पे प्लानी में हुई थी, जिसमें कि हम लोगों ने राजस्थान से वो डकैत पकड़े थे काफ़ी बड़े हथियारों के साथ में, अगर और इवन हथियार लोडेड थे, अगर उनको चलाने का मौका मिलता तो बिल्कुल नहीं छोड़ते। और ऐसा आप ये आंकड़ा निकाल के देख लें कि जो हमारे निसंदेह हमारे जवान हैं जो सीमाओं पर हमारी सरहद पर रक्षा करते हैं, उससे ज़्यादा बड़ा आंकड़ा प्रदेश के अंदर अपराधियों से मरने का पुलिस का है, शहीद होने का, उनके अपराधियों के हमलों में शहीद होने का। तो ये सावधानी नहीं रखेंगे तो हम कई जवानों को खो देंगे, और जवानों को खो देने के बहुत सारे हमारे दुष्परिणाम होते हैं। हमारा मनोबल गिर जाता, तो कई साल तक हम वैसी कार्रवाई नहीं कर पाते। तो हम प्रदेश से बाहर जाते हैं, पूरा भौगोलिक हमारा अध्ययन होता है, हमारी एडवांस टीमें पहुँचती हैं, हमारी रेकी टीमें अलग होती हैं, फिर हमारा लाइनअप होता है, क्योंकि हमें एक टाइम पहले ही कम्युनिकेट करना होता है कि अगर लोकल पुलिस एक्टिव होती है तो फिर क्या होता है, वो पेट्रोलिंग पे निकलती, कई बार ये दबाव रहता है ना कि यार हमारे यहाँ अपराधी पकड़ा गया, हमारी बेइज्जती होगी, यार इतना बड़ा रैकेट कैसे पकड़ा गया, इतना बड़ा आर्म्स कैसे पकड़ा गया। तो वो भी कोशिश करते हैं कि इनसे पहले हम पकड़ लें। तो अगर हम बहुत पहले एक्टिव कर देते हैं, ये हमारे साथ भी है और उनके साथ भी है। और स्थानीय पुलिस अगर एक्टिव होगी तो हमारा, वो तो उनको तो मालूम नहीं है, हमारे पास तो पक्की सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, हम वहीं जाएंगे, पर वो तो पूरे शहर में सर्च शुरू कर देंगे, तो अपराधियों में भगदड़ मचेगी, या तो वो गायब हो जाएंगे या हमारी रेड अनसक्सेस। तो हमको ये टाइम भी बड़ा फिक्स करना पड़ता है कि कब उनको इंटीमेशन देना है। तो ये बड़ा कहना चाहिए हमारे कम्युनिकेशन की स्किल होती है। वरिष्ठ अधिकारी जिस लेवल का काम होता है, जिस लेवल का जोखिम होता है, जिस लेवल की अपराधी होता है, उस जोखिम को लेके हम लोग उतना उस प्रदेश की पुलिस के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं और ये मदद मिलती है। जी, ये कब अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बहुत ही जोखिम भरा कदम होता है, ऐसे में परिवार में भी डर का माहौल होता है। आप अगर किसी ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं तो वास्तव में परिवार का क्या रिएक्शन होता है? देखिए, अगर आप घर में बता के जाओगे कि नहीं मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, आप और लोगों को बता के जाओगे काम के लिए जा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मन में उस तरह की भावनाएं पैदा होंगी। तो ये हम रोमांच या डर पैदा नहीं होने देते। मैं आपको साफ बता दूं, मैं स्टूडियो में ये बता के नहीं है मैं स्टूडियो में जा रहा हूँ, तो उससे पहले रिएक्शन आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी जो जोखिम है, सारा रोमांच है, सारा साहस है, ये सब खबरों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से उनको मालूम पड़ता है और उसी से बात सवाल करते हैं। उससे पहले हम लोग घर में नहीं बताते। अगर आपने घर में बता दिया कि सुबह हम ये जोखिम के लिए जा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपको हर बार साहस बढ़ाने वाली बातें नहीं मिलेंगी, हर बार आपको उसके लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। तो लेकिन हम इस चीज़ जोखिम को हम छुपा के रखते हैं, क्योंकि अगर जोखिम आपने जाहिर किया, वो सब टीवियों से, अखबारों से, चैनल से मालूम पड़ता है, सोशल मीडिया के माध्यम से पड़ता है, तो ये हम अपना जोखिम और रोमांच बचा के रखते हैं। ये पूरा कार्रवाई होने के बाद ही बाहर निकल के आता है, इसलिए परिवार को उसके बाद रिएक्शन का टाइम मिलता है, रिएक्शन का मौका मिलता है, उससे पहले रिएक्शन का मौका हम लोग नहीं देते। बहुत बड़ा त्याग है। लेकिन एक सवाल और आपसे करना हम चाहेंगे, क्योंकि समय समाप्ति की ओर जा रहा है। आप सामाजिक कार्यों में भी बड़ी रुचि लेते हैं, शायद आप स्टूडियो में आने से पहले अनाथालय से आ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये खबर आपको कैसे लगी, आपको किससे बात हुई, बट ये चीज़ें मैं बहुत गोपनीय रखता हूँ, क्योंकि हमारे जैसे पितृ ऋण होता है, हमारे कई ऋण होते हैं, उसमें समाज का ऋण होता है, हम समाज का ऋण होता है, प्राकृतिक ऋण होता है। मतलब हम लोग जो सबसे सस्ती चीज़ है, मुफ्त की चीज़ें, हवा, पानी, भोजन, ये तीनों हम प्रकृति से लेते हैं। समाज से हम शिक्षा, हमारे कैसा व्यवहार है, बहुत सारी चीज़ें, रिश्ते समाज से मिलते हैं। तो हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व होते हैं जिनको निभाना चाहिए, और आपको एक कर्जे के रूप में उतारना चाहिए, ना कि एहसान के रूप में, ना कि सामाजिक प्रचार के रूप में। तो बड़ा
छुप के करता हूँ, और मेरे ख्याल से ये मेरा काम नहीं था बल्कि मेरी पत्नी के द्वारा किया जाता, तो मैं उसमें कभी कभी जब शामिल होने का मौका मिलता है तो मैं उसमें शामिल हो जाता हूँ। तो ये हमारा सामाजिक ऋण है, इसको हमें उतारना चाहिए। जो समाज से आपको मिला है, इतने बड़े हुए हो, समाज के रिश्ते मिले हैं, समाज से बाकी चीज़ें मिली, आपको उतारना चाहिए। जी, सचमुच आप न सिर्फ देश के लिए जोखिम ले रहे हैं, बशर्ते कि उस सामाजिक पक्ष को भी आप एक तरह से जो काम कर रहे हैं उसे ऋण का नाम दे रहे हैं, बशर्ते कि ये आपके सहृदय होने का एक प्रमाण है। और वास्तव में ऐसे पुलिस अफसर होने चाहिए हमारे देश में कि वास्तव में अपराधी उनसे कांपें, समाज के लोग प्यार करें, और वास्तव में जो परिवार है वो भी थोड़ा सा सामान्य बना रहे। तो आप आए हमारे इस स्टूडियो में और इतनी सारी जानकारी दी जिससे हमारे दर्शक काफ़ी लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत पुनः आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि आज हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम के जो मुख्य जो हमारे अतिथि थे, शैलेंद्र सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध शाखा भोपाल से, इन्होंने साइबर अपराध के बारे में बताया, अपराधियों को किस तरह से पकड़ते हैं, क्या क्या चुनौतियां उनके सामने आती हैं, परिवार को कैसे संतुलित रखते हैं, और साथ ही साथ सामाजिक ऋण को कैसे उतार रहे हैं, ये चीज़ देखने को मिला। तो फिलहाल खास मुलाकात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।